नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश कुमार। चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा के लिए इलेक्शन का ऐलान कर दिया है, लेकिन उसने ऐसा ऐलान किया है कि वो दांव कहीं भाजपा को उल्टा ना पड़ जाए। सबको मालूम है और इस देश में विपक्षी पार्टियों ने लगातार आवाज़ उठाई है कि जो चुनाव आयोग है वो अपनी इस तरीके से इलेक्शन का ऐलान करता है जिससे बीजेपी को फ़ायदा हो। वो इस तरीके से चुनाव की मॉनिटरिंग करता है या इस तरीके से प्लानिंग करता है कि कैसे वो बीजेपी के अनुरूप वो चुनाव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उससे मिल सके। आपको पता ही है कि हर बार 4 राज्यों के चुनाव एक साथ होते थे। जम्मू कश्मीर, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र, इसके चुनाव हर बार एक साथ हुए हैं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने 2 राज्यों का चुनाव एक साथ कराने का आदेश दिया है, यानी हरियाणा और इसके अलावा जम्मू कश्मीर की उसने घोषणा की है, बाकी जगहों की नहीं की है। और उसके पीछे गजब का तर्क दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बारिश हो रही थी, वहाँ पे गणेश चतुर्थी है, पर्व त्यौहार, इसीलिए वहाँ तैयारी नहीं कर पाए। जबकि हर बार बारिश होती थी, हर बार गणेश चतुर्थी आती थी, हर बार दिवाली आती थी, तब कैसे चुनाव आयोग वहाँ चुनाव करा लेता था। इसके अलावा कश्मीर के मामले में उन्होंने कहा कि पर्व त्यौहार है तो लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेंगे। यानी चुनाव आयोग एक ही 2 तरह की बातें कर रहा है। एक जगह तो वो बताता है कि पर्व त्यौहार है तो लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, घर आए हुए होंगे। दूसरी जगह वो बताता है कि पर्व त्यौहार है इसलिए हम वहाँ इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। लेकिन जो चुनाव आयोग ने डिसीजन लिया है वो दांव कहीं उल्टा ना पड़ जाए दोस्तों, उसके पीछे की रीज़न मैं बता देता हूँ। दरअसल हरियाणा में भाजपा की हालत बड़ी पतली है। इस बार के लोकसभा चुनावों में ये दिखा भी कि जो 10 सीटों पे लोकसभा के चुनाव हुए उसमें महज 5 पे बीजेपी को जीत मिली, 5 कांग्रेस ने जीत ली। और जब मोदी जी के चेहरे पे ये हाल है कि बराबर सीटें बंट गईं, तो विधानसभा चुनाव में तो क्या हाल हो सकता है ये आप कल्पना कर सकते हैं। और ऐसा बीजेपी को भी अनुमान है, इसीलिए उसने पहले जो मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उसको उन्होंने हटाकर नायब सिंह सैनी को बना दिया। लेकिन हरियाणा में लोगों का विरोध कम हो नहीं रहा है। किसान आंदोलन की एक तरह से गढ़ है हरियाणा। इसके अलावा जो वहाँ महिला पहलवानों के साथ बदतमीजी की गई उनका भी एक आंदोलन है। तो पूरा महिला पहलवान, किसान, महिला और बेरोजगार, ये सारे लोग सरकार से नाराज़ हैं, बीजेपी से नाराज़ हैं। और ऐसे में बहुत संभावना है कि जो हरियाणा का इलेक्शन है वो बीजेपी हार सकती है। वहाँ कांग्रेस बड़ी मजबूत स्थिति में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने वहाँ बड़ी तैयारी की है, अपने अपने तरीके से काम किया है वहाँ पे, और लगातार वो तैयारी कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि कांग्रेस उस चुनाव में बीजेपी को बड़ी बुरी तरह हरा सकती है। इसके अलावा दूसरा जो चुनाव जम्मू कश्मीर का है, जम्मू कश्मीर का चुनाव दोस्तों 10 साल बाद हो रहा है। वो ऐसा चुनाव है जहां बीजेपी, अगर आप लोकसभा का चुनाव देखो, कश्मीर में उसने लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। कश्मीर की किसी सीट पे जब बीजेपी ने अपने कैंडिडेट तक खड़े नहीं किए। वहाँ पे चुनाव है और वहाँ पे राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, उसके साथ गठबंधन कर लिया है। अब चूँकि कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है तो वो मजबूत हो गए हैं और उसके सामने महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और बीजेपी अकेले अकेले लड़ेगी। ऐसे में ज़्यादा संभावना है कि वो गठबंधन इन दोनों पार्टियों पर भारी पड़ जाएगा। और वैसे भी जम्मू कश्मीर में बीजेपी के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि धारा 370 के नाम पे उत्तर भारत में वोट मांग लिया जाता है। हर जगह जाके वोट मांग लेती है बीजेपी कि हमने 370 ख़त्म किया। लेकिन बीजेपी की हिम्मत नहीं कि वो कश्मीर में जाकर बोल दे कि हमने 370 ख़त्म किया, क्योंकि कश्मीर के लोग बड़े नाराज़ हैं जब से उनके यहाँ से 370 ख़त्म किया गया है। ऐसे में बड़ी संभावना है कि वहाँ की जो जनता है वो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को वोट दे सकती है, क्योंकि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी जम्मू कश्मीर में बढ़ी है और वो अभी भी 1 हफ्ते पहले वहीं चले गए थे। तो राहुल की पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये उम्मीद जताई जा रही है कि जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस बड़े आसानी से सरकार बना लेगी। और इसके अलावा दोस्तों, जब इन 2 राज्यों में सरकार बन जाएगी तो जो महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन हैं वो भी नवंबर-दिसंबर में हो जाने हैं, क्योंकि उनका भी कार्यकाल उन सरकारों का ख़त्म हो रहा है और नियम के अनुसार उन्हें भी इसी साल चुनाव कराने हैं। तो चुनाव आयोग के पास बिल्कुल वक्त नहीं होगा, यानी कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होंगे हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के, उन्हें उसका ऐलान करना पड़ जाएगा उसका रिजल्ट के बाद। अब सोचिए दोस्तों कि राजनीति में परसेप्शन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। कहा जाता है कि राजनीति परसेप्शन से ही चलती है।
और जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी की हार की खबर आएगी और उस हार के साथ कांग्रेस की जीत की खबर आएगी और उस परसेप्शन के साथ जब कांग्रेस महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में जाएगी कि वो जीत रही है, विनिंग पार्टी है, और बीजेपी हार वाले परसेप्शन के साथ उन चुनावों में जाएगी, तो उसका वहाँ की जनता पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि परसेप्शन का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है किसी भी समय की जनता पे। आप देखें 10 साल पहले मोदी जी के लिए यही परसेप्शन था, वो उसी परसेप्शन के कारण हर राज्य दर राज्य चुनाव जीतते चले गए, क्योंकि एक परसेप्शन बिल्ट हो रहा कि मोदी जी जीत रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद ये परसेप्शन ये बिल्ट होने लगा इस देश में कि अब मोदी जी हार रहे हैं, बीजेपी हार रही है, कांग्रेस अब जीतने लगी है। तो जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर की जीत के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में कांग्रेस पार्टी जाएगी, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की जनता को लगेगा कि ये विनिंग पार्टी है, हम इसे जिता सकते हैं। लोकसभा चुनावों में भी महाराष्ट्र ने जो दिखाया है उसमें यही लगता है कि कांग्रेस जीत सकती है, क्योंकि जो कांग्रेस और शिवसेना और शरद पवार का गठबंधन है उसने 48 में से 32 से ज़्यादा सीटें जीत ली, जो कि एक बहुत बड़ी बात है कि अगर उस हिसाब से हम विधानसभा में देखें तो विधानसभा में वो आराम से बहुमत हासिल कर लेंगे। ऐसे में ये बीजेपी के लिए चुनाव आयोग ने जो दांव लिया है वो कहीं उल्टा ना पड़ जाए। अब बीजेपी ने जो दांव लिया है उससे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में अगर मोदी सरकार को प्रचार करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा तो विपक्ष को भी मिल जाएगा, और इस समय लोग विपक्ष को ही सुनना चाहते हैं, राहुल गांधी को ही सुनना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा मुमकिन है कि उन जीतों के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी जीतने की सुगबुगाहट शुरू हो जाएगी, जब ये फील गुड फैक्टर वहाँ पे काम कर जाएगा कि ये जीत रहे हैं। शायद झारखंड में अगर एक साथ चुनाव चारों राज्यों के होते तो झारखंड में बीजेपी के लिए कुछ उम्मीद बन सकती थी, लेकिन ऐसे हालात में लग रहा है कि चुनाव आयोग ने जो डिसीजन ले लिया है वो बीजेपी को उल्टा पड़ जाएगा और महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी गंवा देगी। और दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो केंद्र की मोदी सरकार की कुर्सी डगमगा जाएगी, क्योंकि 4 राज्य अगर वो लगातार हार गई तो देश की सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के 8 ऐसे सांसद हैं शिवसेना ग्रुप के और अजीत पवार के ग्रुप के, यानी शिंदे और अजीत पवार, इन दोनों का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो अधर में लटक जाएगा। और अगर पॉलिटिकल फ्यूचर अधर में लटका तो वो सांसद फिर से घर वापसी कर सकते हैं, और अगर उन लोगों ने घर वापसी किया तो मोदी जी की जो कुर्सी है वो डगमगाने लग जाएगी, उनके लिए बहुत बड़े खतरे आने लग जाएंगे। देखना भी होगा कि चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद इन चुनावों में क्या होता है, उस पर हमारी भी नज़र बनी रहेगी कि क्या वाकई में ऐसा ही होता है जो चुनाव आयोग ने डिसीजन ले लिया है वो उल्टा पड़ जाएगा उससे बीजेपी को, और बीजेपी को उल्टा पड़ जाएगा तो ये नरेंद्र मोदी के लिए खतरे की घंटी होगी, उनके लिए ये अच्छा संकेत नहीं होगा। वो सरकार कैसे फिर चला पाएंगे, उनके लिए बड़ी मुश्किल आने वाली है, क्योंकि लोकसभा में हार के बाद वो लगातार बैकफुट पे हैं। मोदी सरकार कभी बिल वापस ले रही है, कभी उन्हें अपने फैसले वापस लेने पड़ जा रहे हैं, तो अभी वो इतने बैकफुट पे हैं। सोचिए अगर वो 4 राज्य हार जाएंगे फिर उनका क्या हाल हो जाएगा, हर कोई उनके पीछे पड़ जाएगा। और बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार के नाराज़ होने वाली खबर आई है, अगर वो चीज़ें फिर सारी चलने लग गई तो कहीं ऐसा ना हो दोस्तों कि उन 4 राज्यों के चुनाव के बाद, बीजेपी की हार के बाद, देश में मोदी जी की सरकार ही गिर जाए और आपको कोई नया प्रधानमंत्री देखने को मिल सकता है। ऐसी बिल्कुल संभावना है। बाकी राजनीति में हम कुछ कह नहीं सकते, सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में छुपी होती हैं। देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी इस पे आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है क्या ये भाजपा को उल्टा पड़ जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।